नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स का जो सेशन हमारा चल रहा है, तो आज हम बात करेंगे 6 जून से 12 जून के करंट अफेयर्स की। तो जो लोग पहली बार इस करंट अफेयर्स की सीरीज को देख रहे हैं उन्हें तीन बातें बता दूं कि ये करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो एक वीक पीछे चलती है। मतलब अब नेक्स्ट वीक आपको जैसे 13 तारीख से लेकर जो है वो 18 तारीख तक का जो करंट अफेयर्स है और 19 तारीख तक का वो नेक्स्ट वीक मिलेगा। दूसरा कि ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है इसमें केवल हम करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते, बल्कि हम करंट अफेयर्स को कोशिश करते हैं सब्जेक्ट के साथ क्लिक करने की या जोड़ने की। प्लस क्वेश्चन का क्या नेचर हो सकता है, एग्जाम सेटर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पंच कर सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन हम इसमें करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी जो इससे पहले के करंट अफेयर्स के वीडियो हैं उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट का उपयोग कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपने अपने तरीके से पढ़ा होगा, मैं इसमें कुछ नई चीजें और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहले तो यही एक अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है कि जो एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई थी उस फ्लाइट का नंबर क्या था, AI-171। ये अपने को याद रखना है। तो पहला है कि इस फ्लाइट को 12 जून 2025 को अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे लंदन के बीच उड़ान भरी थी इस फ्लाइट ने, यहाँ पर ये ठीक है। दूसरा है कि विमान बोइंग 7879 ड्रीम लाइनर था, ये गलत है। इसके अंदर आंसर ये वाला जो है ये गलत है। तीसरा है कि इस विमान में 230 यात्री, दो पायलट, 10 चालक दल सहित 242 लोग सवार थे, ये भी सही है। और चौथा, ये विमान जेनेक्स इंजन से लैस था, यानी ये भी माना जा रहा है कि इसके इंजन में कहीं कुछ इश्यूज रहे होंगे, शायद यही कारण है कि ये जो है वो फ्लाइट क्रैश हुई। तो वो इंजन किस कंपनी के थे, यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजन थे जेनेक्स, जिसकी जांच के भी आदेश दिए गए, वो हमको पता होना चाहिए। अब एक तो देखिए प्रश्न के नेचर को समझना जरूरी है, इससे जो रिलेट करके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, पहले तो मैं वो सब क्वेश्चन आपको जो है वो बताने की कोशिश जो है वो कर रहा हूँ यहाँ पर। नंबर वन, तो पहले तो ये आंसर ये वाला क्यों है ये समझ लीजिए। इस आंसर के पीछे का कारण ये है कि वो जो विमान था वो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था, 9 नहीं। ये ड्रीम लाइनर की सीरीज है, ड्रीम लाइनर 7878 भी है और 9 भी है। तो पहले तो हम रफली उस चीज को समझें कि ये कितना महत्वपूर्ण है। जब ये फ्लाइट की ये दुर्घटना हुई तो इस दुर्घटना के बाद जो है वो नागरिक विमानन मंत्रालय के द्वारा एक प्रेस जो है कॉन्फ्रेंस की गई, जो आपको स्क्रीन पे जो है दिख रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो हमारे लिए काम की हो सकती हैं, जस्ट लाइक 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 अहमदाबाद से गैटविक हवाई ठीक है अड्डे लंदन के लिए इसने उड़ान भरी। ये भी पूछ सकते हैं कि वो कहाँ जा रही थी लंदन में, क्या वो हिथ्रो एयरपोर्ट जा रही थी, क्या वो गैटविक हवाई अड्डे जा रही थी, वो डिपेंड करता है। जस्ट लाइक कोई फ्लाइट विदेश से यहाँ आ रही तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ आएगी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आएगी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनस आएगी, ठीक है, यहाँ पर कहाँ आएगी, वो किस जगह कहा आ जाए एयरपोर्ट पर आएगी, ये हमारे सामने ना कि छत्रपति छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ रही है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अगर कहा जाए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ रही है। ये चीजें पता होनी चाहिए। मेरे मुंह से वो टर्मिनस निकल गया था, एयरपोर्ट याद रखिएगा। तो टेक्निकली पहला तो ये एक बुनियादी बात है यहाँ पर। दूसरा, फ्लाइट आपको दिख रही होगी बोइंग, बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है। देखिए इस समय दुनिया में पैसेंजर प्लेन में दो कंपनियां एक छत्र राज कर रही हैं। एक है बोइंग जो अमेरिकन कंपनी, एक है एयरबस जो फ्रेंच कंपनी है ना, उसके भी बहुत सारे जो है पैसेंजर प्लेन यूज होते हैं। तो बोइंग में ये 787 8 ड्रीम लाइनर विमान था, इसमें ये 8 याद रखिएगा क्योंकि 9 भी इस सीरीज के विमान है। आप अगर 787 इंटरनेट पे जाकर बोइंग 787 9 टाइप करेंगे तो आपको अहमदाबाद फ्लाइट के कोई भी जो अगर कहा जाए वीडियो फुटेज आदि की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 8 टाइप कर देंगे तो आपको पूरा के पूरा, जैसे देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन की नेचर क्या होती है। जैसे यहाँ से मैंने ये कॉपी किया और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने इसको सबसे पहले पेस्ट किया और इसके आगे मैंने 9 लिख दिया। यहाँ पर जब मैं लाइन लिखा तो मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज आई यहाँ पर 9 की, ये स्टोरीज चल रही हैं। इन स्टोरीज में आपको दिख रहा होगा ये स्टोरी, ये स्टोरी, ये स्टोरी, इन सब स्टोरीज में या कोई और पेज पर भी चले जाऊं यहाँ पर, इनमें कहीं मुझे टेक्निकली अगर कहा जाए इंडिया की कहानी स्पष्टता के साथ नहीं दिख रही। लेकिन इसी की जगह अगर मैं 8 कर देता यहाँ पर तो आपको पूरी स्टोरी, ये जितनी स्टोरीज दिख रही हैं ध्यान से देखिए, ऑलमोस्ट अगर कहा जाए ज्यादातर स्टोरीज में आपको वो एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो आ जाती है।
तो एक क्वेश्चन जो है वो हमें पता होना चाहिए, नंबर वन। तो एक तो ये पहला, ये फिगर्स आपको याद रखना है, 1 साल 2 साल 3 साल आगे कभी भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं। दूसरा, नीचे उन्होंने कहा कि ये फ्लाइट क्रैश कैसे हुई, तो इसके पीछे अब क्या कारण है ये तो बाद में पता चलेगा। अभी जो है डीजीसीए, अब ये भी आप याद रखिएगा कि भारत में जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है, नागरिक उड्डयन जिसको अपन कहते हैं उद्योग, उसमें सबसे बड़ी जो एजेंसी है जो सभी तरह के काम देखती है वो है डीजीसीए, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो उसने ये कहा कि एयर इंडिया के जेनेक्स इंजन से लेस जितने भी, उसने कहा कि भाई जितने भी जेनेक्स इंजन जो लोग यूज करें, बड़े भव्य होते हैं जेनेक्स इंजन दुनिया में। जेन एक्स मतलब जो अगर कहा आ जाए कि अब नेक्स्ट जनरेशन इंजन को जेनेक्स कहा जाता है। ये जितने भी जेनेक्स इंजन हैं, उन इंजन वो चाहे बोइंग 787-8 में यूज हो रहे हैं या 787-9 में यूज हो रहे हैं, उनका आप जो है वो निरीक्षण करो। उसके बाद फिर जो अगर कहा आ जाए आप उनको जो है वो आगे मतलब अपने जो उड़ान की परिचालन है उसके लिए आज्ञा। तो ये एक इस प्रेस रिलीज में हमको जो है वो देखने को मिला कि यार वहां पर जो है वो अभी हमारे पास एयर इंडिया दो तरह के 787-8 और 787-9 दो इंजनों का इस्तेमाल जो है वो कर रही है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि जेनेक्स यानी कि जो इंजन है वो बोइंग कंपनी का था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का था, ठीक है, या हो सकता है टेस्ला लिख दे, मतलब उसके ऊपर है, रॉल्स रॉयस के इंजन भी होते हैं, वो भी पूछ सकता है। ये बहुत ही भव्य दुनिया में इस समय जो है अगर कहा जाए सबसे एडवांस इंजन जो है उनमें से जेनेक्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन है उनको ही जेनेक्स कहा जाता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स नेक्स्ट जनरेशन इंजन। और जनरली आपको दिख रहा होगा ये लिखा है 787 ड्रीम नायरन एंड बोइंग 7478, इन सब में यही इंजन यूज हो रहे हैं। कहीं ना कुछ इश्यूज तो रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि देखना। तीसरा जो इसके अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो भी आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ड आ रहा है ब्लैक बॉक्स। ऑलमोस्ट आपने खूब सारे रील्स वीडियो पे ब्लैक बॉक्स के बारे में पढ़ ही लिया होगा, मुझे अब इतना तो नहीं है कि अब मैं उसमें कोई ज्यादा विस्तार से बात करूं। फिर भी आप ये तीन चीजें जरूर याद रखिए। देखिए, ब्लैक बॉक्स जनरली जहां पायलट बैठता है जिस जगह पे, है ना, उस जगह को हम टेक्निकल लैंग्वेज में कॉकपिट कॉकपिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए, जैसे अपन बोलते हैं ना कि रेल में जो इंजन होता है, तो वैसे यहाँ पर आगे का हिस्सा प्लेन के अंदर कॉकपिट कहते हैं। उस कॉकपिट के अंदर दो तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक तो पायलट आपस में बात कर रहे हैं, कोई जो अगर कहा जाए कि भाई क्या इश्यूज हो रहे हैं वो, और दूसरा है कि वो जिस उस समय जितना भी स्क्रीन के ऊपर जो भी स्विच लगे हुए हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुअल्स हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, वो इन दोनों को उस कॉकपिट के सबसे आखिरी हिस्से में, टेल मतलब जो आखिरी हिस्सा होता है प्लेन का जहां पर उसकी टेल होती है, पूंछ कह लो देसी भाषा में, वहां पर लिखा रहता लगा रहता है एक फ्लाइट रिकॉर्डर। उसका नाम टेक्निकली फ्लाइट रिकॉर्डर ही है, लोग उसको ब्लैक बॉक्स बोलने लगे क्योंकि एक्चुअल क्या होता है कि उसके अंदर लाइट भी प्रवेश नहीं कर पाती, इसके कारण उसका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ गया। हालांकि वो होता ऑरेंज कलर का है क्योंकि आसानी से दिख जाए। आपने देखा होगा जितने भी कॉशन होते हैं, खतरे के सिग्नल होते हैं, उसमें लोगों को ऑरेंज कलर की आपने देखा होगा कि जैकेट पहना देते, ऑरेंज कलर के स्टिकर चिपका देते, आसानी से देखने में आ जाए। तो होता तो वो ऑरेंज से कलर का है, लेकिन बट वो टेक्निकली जो है वो उसको लोग ब्लैक बॉक्स कहने लगे, पर तकनीकी रूप से वो फ्लाइट रिकॉर्डर है। उस फ्लाइट रिकॉर्डर के दो हिस्से होते हैं। एक होता है कॉकपिट, जो है वो अगर कहा जाए वॉइस रिकॉर्डर, दोनों पायलट बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा, उसमें थ्रस्ट जनरेट नहीं हो रहा, ये सब वो रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के रूप में। और हर कुछ देरी के बाद जब उसमें जो भी उनका अगर कहा जाए कि सॉफ्टवेयर होता है, उसके बाद वो पुराना डाटा इरेज करता है और नया स्टोर करता है, जस्ट लाइक आपके घर में जो सीसीटीवी कैमरा काम करता है वैसे, कि 10 दिन की रिकॉर्डिंग के बाद पुरानी इरेज कर देगा और नहीं, ऐसे इसमें कुछ घंटे का रहता है। दूसरा जो होता है वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अलावा होता है उसमें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, ठीक है, जिसको अपन एफडीआर बोलते हैं। एक होता है एफडीआर डिवाइस, एक होता है सीवीआर डिवाइस। जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है वो फ्लाइट के अंदर, जैसे एक पायलट ने अगर एक बटन भी दबाया, है ना, कोई स्विच भी ऑन किया, कुछ भी किया, वो हर एक जो अगर कहा जाए एक्टिविटी जिसमें कोई डाटा जो है अगर कहा जाए ट्रांसमिट प्रक्रिया चल रही है, वो पूरा रिकॉर्ड करता है, जिससे कि इन फ्यूचर हम ये देख पाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पायलट ने बाय मिस्टेक अगर कोई गलती कर दी हो, कोई गलत बटन दबा दिया हो, कोई गलत ऑपरेशंस कर दिए हो जिसके कारण ये फ्लाइट क्रैश हो गई। या जो अगर कहा जाए पायलट्स के बीच क्या डिस्कशन चल रहा, हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉकपिट में कोई आतंकवादी घुस गया,
ऐसे भी इश्यूज होते हैं। तो उसने जो बंदूक उड़ा दी, ठीक है, पायलट को वो बोल रहा है कि तुमको प्लेन को फलानी जगह उड़ा के ले जाना पड़ेगा। ये सब चीजें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है, और ये टेल में होता है। इसीलिए आज से याद रखिएगा, आप एक वर्ड कभी भी आप देखें, इंटरनेट पर भी मिल जाता है, जैसे एरोप्लेन ब्लैक बॉक्स लोकेशन। जब भी आप इसके कभी भी इमेजेस देखेंगे इंटरनेट के ऊपर है, तो ये एक्चुअल इस टेल के हैं, ये सबसे पीछे का जो हिस्सा होता है यहाँ पर होता है ब्लैक बॉक्स। और हम जो अगर कहा जाए कि जो पायलट बैठता है वो यहाँ पर बैठता है, इसको बोलते हैं कॉकपिट। यहीं पर होता है फ्लाइट डाटा, यहीं से रिकॉर्ड करके वो यहाँ भेजता है, यहीं से वॉइस रिकॉर्ड करके। इसीलिए इसको टेक्निकल लैंग्वेज, मैंने क्या बोला, इसका जो नाम ब्लैक बॉक्स भी नहीं है, ऑरेंज बॉक्स भी नहीं है, ठीक है, फ्लाइट रिकॉर्डर नाम है इसका, ये लिखा हुआ है फ्लाइट रिकॉर्डर यहाँ पर, ये फ्लाइट ही रिकॉर्डर है यहाँ पर। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें जो अगर कहा जाए कि कुछ और क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन जो है वो पंच करेगा। ठीक है, अलग अलग मेटल्स हैं, कुछ लोग कहते हैं ये टाइटेनियम से बना होता है, कुछ और भी मेटल्स का यूज होता है, ये सब चीजें मुझे नहीं लगता कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से आपको समझ पड़ा कि उसके इंजन। अब आप खुद आज अपने आप से बात कीजिए कि आपने इस मुद्दे को पढ़ा, तो आप में से कितनों ने पीआईबी के नजरिए से सोचा कि इसका नाम जो है वो 7879 था कि वो ऐड था। इसके अंदर ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको पता चला उसमें कौन सी कंपनी के, क्योंकि जांच के लिए कहा गया तो पता भी चला कि अच्छा ये फलानी कंपनी के जो है वो इंजन है, इनकी जांच जो है वो की जा रही है। और उसके बाद फिर अब आगे क्या डिसीजंस होंगे वो समझ पड़ेगा। देखो, क्या सरकार जो करती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, है ना। एग्जाम में वही चीज आती है जो रील कल्चर एग्जाम में नहीं आ सकता। एग्जाम में चीजें आती हैं जो फिगर्स होते हैं, वो फिगर्स को जो है वो लेकर जो है वो एग्जाम वाला जो है वो प्रश्न आपसे करता है। चलिए अगले के ऊपर बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको समझ पड़ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये बेसिक है, वन लाइन का, इसमें बहुत ज्यादा मेरी जरूरत नहीं है आपको। ये वन लाइन वाले क्वेश्चन है, उसमें समझाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय इनलैंड फिशरीज मीट का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? भोपाल, इंदौर, खंडवा, जबलपुर। पहले तो समझ लीजिए इनलैंड फिशरिंग मीट का मतलब क्या होता है। आंसर तो वैसे मैं बता दूं आपको, इसका इंदौर है ना, क्योंकि नेशनल लेवल की है इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। तो लिखा है 13 जून को ब्रिलियंट जगह कन्वेंशन सेंटर इंदौर में ये मीट होना है। और इस मीट का खासियत है कि देखिए, दो तरह से हमारे पास मछलियां हैं। एक है समुद्र की, तो कोस्टल स्टेट्स में हम आते नहीं हैं, मध्य प्रदेश। और दूसरी है नदियां। तो नदियां, झरने, तालाब आदि, यहाँ पर अगर कहा जाए कि हम मछलियों का पालन करते हैं, उन जो अगर कहा आ जाए इनलैंड वाली जो स्टेज हैं, स्टेट्स हैं, उनमें हम बहुत तेजी से आगे जो है बढ़ रहे हैं। उन सब के लिए जो अगर कहा आ जाए कैसे प्रयास किए जाएं, क्या और तकनीकें लाई जाएं, उसके लिए यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की गई। और इस कॉन्फ्रेंस में एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि किसके थ्रू चली। तो ये CSAR CIFRI, ये आप याद रखिएगा। जो इनलैंड फिशरीज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, CIFIR या सॉरी, ठीक है, इतने में भी आ गए। तो यहां पर आपको दिख रहा है, वर्ड देखिए समझिएगा, सेंट्रल इनलैंड फिशरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत आता है, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय अंतरस्थलीय। ये उन राज्यों में मत्स्य उत्पादन को देखने का कार्य करता है जो राज्य समुद्र से लगे हुए नहीं है, जिस लाइक जैसे अगर कहा जाए मध्य प्रदेश, ऐसे राज्यों में अगर कहा जाए इसका यहाँ पर योगदान ज्यादा है, मतलब इनके लिए ये ज्यादा जो है वो काम कर रहा है। तो कोशिश करिए आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिए। वैसे तो आपको जितना काम का है उतना तो मैंने बता ही दिया कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अधीन ये काम कर रहा है। नीचे आपको बकायदा जो है वो सेंट्रल इनलैंड फिशरिंग रिसर्च स्टेशन इन कैलकटा, जब ये एज ए स्टेशन बना तो ये कैलकटा में जब इसको एज ए शुरू किया गया, फिर धीरे 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 जो है अगर कहा जाए क्या क्या देख रहा था, कैसे कर रहा था, इसके बारे में यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। आप खुद अपने स्तर पर इसको सर्च करें। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में एक्सट्रीम पावर्टी में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? एक के बाद एक दो खबर है। एक खबर छापी एसबीआई ने, और एक खबर छापी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने। ये खबरें पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन पिछले हफ्ते ये दो खबरें एक साथ पेपर में पब्लिश हुई, इसलिए न्यूज में आ गई। तो इसका पहले तो अपन ये देखें कि आंसर क्या होना चाहिए। तो आंसर जो है वो है इसका 5.3%, यानी ये कितना परसेंट लोग जो है वो अगर कहा जाए निकले तो ये 5.3। अब ये है क्या, इसको समझने के लिए थोड़ा सा अंदर जाएं। पहले तो आपको ये रिपोर्ट दिख रही है,
लिखा हुआ है कि इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉल इन 5.3% इन 2022-23। अगर वो आपसे प्रश्न करता है कि 2022-23 में भारत में, ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक जो गरीबी है, वो क्या होती है डेफिनेशन में अभी आपको दिखा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट आई, तो 5.3। और 2011-12 से लेकर 2022-23 तक कितने प्रतिशत की गिरावट आई, तो 27.1। दोनों प्रश्न आप याद रखेंगे, ठीक है, दोनों वहां देख लीजिएगा कि प्रश्नकर्ता क्या पूछ रहा है। क्या वो 2011-12 से 2022-23 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो आंसर 27.1% हो जाएगा। जबरदस्त मुझे है। और सरकार के हिसाब से अगर चलाया जाए तो प्रश्नकर्ता को ये प्रश्न ज्यादा पूछना पड़ता है, क्योंकि बड़े फिगर जो है वो दिखाने होते हैं। तो ये है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एक प्रेस रिलीज जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पढ़ रहे हैं, एक सेकंड में आपको वो ये बंद कर दूं। सामने दिख रहा है, अगर कहा जाए कि ये बोल रहा है वर्ल्ड बैंक, ये 26 अप्रैल का प्रेस रिलीज, इसमें भी ये बात है। वहां पर ये बताया जा रहा है, उसमें फिगर थे, अभी यहाँ पर परसेंट की कहानी आ गई। 171 मिलियन जो है लोगों को हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी से 10 साल में बाहर निकाल दिया, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। अब ये है क्या, ये तो समझना पड़ेगा एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या मतलब। सिंपल लैंग्वेज में यहां पर अगर कहा जाए, आप इतनी लाइन समझो तो समझो। यदि भारत का कोई भी नागरिक या भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, ठीक है, $2.15 या उससे ज्यादा कमा रहा है, तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं आता। मोटा मोटा मान लो आज की स्थिति में हम 80 रुपए, थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं ना, 80, 82, 84 चलता है तो हम 80 मान रहे हैं। 80 रुपए का $1 आता है। 8 दूनी 16, यानी अगर $2 की बात करें तो ठीक है 160। और 0.15 की बात करें तो वही 15-20 रुपए। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया 200 रुपए। अगर आप 200 रुपए रोज का कमा रहे हो तो आप एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर। अब सरकार की स्ट्रेटजी समझिए, 200 रुपए का कंसेप्ट अगर कहा जाए, ऐसे जो अगर कहा जाए, मान के चलिए मनरेगा में हमने मजदूरी कर दी कि भाई हमको कम से कम इतनी देना है। अगर आपने एनरोल करा लिया, आपने मजदूरी वहां से ले ली, आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर। ठीक है, मतलब बहुत सारी सरकार ऐसी स्कीम चला रही है जिससे हम किसी व्यक्ति को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाल कर। अभी देखिए, भारत में पॉवर्टी की बात नहीं हो रही पिछले कुछ वर्षों में, हम बात कर रहे हैं मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी, बहुआयामी गरीबी। बहुत सारे फिगर्स के आधार पर हम बहुआयामी गरीबी को निकालते हैं। हम बात करें अगर कहा जाए एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी में हमारा जो फिगर है वो काफी तेजी से बढ़ा। तो कोई पूछे कि हाल ही में एक्सट्रीम पॉवर्टी के ऊपर किसके आंकड़े पब्लिश हुए, तो वर्ल्ड बैंक क्या कहते हैं कि अगर आप $2.15 पर डे से ज्यादा कमा रहे हो तो आप एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं आओगे। उससे कम कमा रहे हो, यहां पर अगर कहा जाए पीपल्स लिविंग ऑन, ठीक है, ऑन लेस देन 1.2.15 US डॉलर, तो आप एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंतर्गत आओगे। ये आप याद रखिएगा। तो मैंने जैसे कहा ना कि इस समय भारत के अंदर एक प्रक्रिया चल चुकी है कि आपको जो है वो हम फिगर ये बताना चाहते हैं कि देखो हमने कितने लोगों को, जैसे यहाँ पर कितना अच्छा लिख दिया सरकार ने, 171 मिलियन लोगों को हमने जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला। 171, यानी कितना बड़ा, अभी बोल के दिखाने में काफी जो है वो बड़ा लगता है। सेम कहानी जो है वो आप जब जाओगे तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर भी मिलेगी। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, मतलब इसको एक लाइन से और आप देख लीजिए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, बहुआयामी गरीबी का। भारत में अभी हम गरीबी की बात करना हमने छोड़ दिया है ना, गए जमाने। अब हम बहुआयामी, क्योंकि अब अगर किसी व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड बनाकर दे दिया तो बहुआयामी गरीबी का एक घटक है हेल्थ, हमने निकाल लिया गरीब बहुआयामी गरीबी से, तो हमने गरीब बहुआयामी गरीबी से उसको बाहर निकाल दिया। हमने अगर उसको स्कूल में एडमिशन दिला दिया तो निकाल दिया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमने उसको जो अगर कहा जाए, ठीक है, गैस का सिलेंडर दे दिया, हमने उसके घर में जो है वो शौचालय बनवा दिया, हर घर जल लेकर आ गए, ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए उजाला स्कीम लेकर आ गए, प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आ गए यहाँ, ये सब अगर दे दिए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ले आए तो ऑटोमेटिकली जो है वो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाल लिया। तो भारत में जो 12 इंडिकेटर्स हैं इसके बहुआयामी गरीबी के, उन इंडिकेटर्स पे सरकार काम कर रही है, इसीलिए हमारे पास बहुआयामी गरीबी के आंकड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी मैं भारत के तो अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बता रहा हूँ क्योंकि आप एमपी को फोकस कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम नीचे चले जाएं, मैं जो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश को बताऊं,
तो ये लिखा है कि 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान जो अगर कहा जाए देश में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। दूसरा अगर कहा जाए, ये एक 9 वर्षों का आंकड़ा देखें यहाँ पर, यानी 2013-14 से लेकर 2022-23 तक, तो मध्य प्रदेश के जो है वो 2.3 करोड़ लोगों को हमने बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला। तो आप समझ गए कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले और बहुआयामी वाले आंकड़े अब एग्जाम में जो है वो बहुत आना शुरू हो चुके हैं। क्यों आना शुरू हो चुके हैं ये समझ गया। फिर अगला है सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना का निम्नलिखित में, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, योजना के उद्देश्य बताओ यहाँ पर। पहला, मध्य प्रदेश में कृषि फीडर को सौर ऊर्जा से जोड़ना, ये। दूसरा जो अगर कहा जाए, ग्रिड 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 है ये ना, ग्रिड नहीं है ये, अगर कहा जाए वो गलती से जो अगर कहा जाए ग्रिड लिखा गया, ग्रिड पर भार को कम करना, पारेषण हानि जो कि ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं उनको घटाना, किसानों को दिन में सिंचाई हेतु बिजली उपलब्ध कराना, उपरोक्त सभी। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये मुख्य उद्देश्य चार में। 10 जून को इसके लिए सबमिट हुआ। एक प्रश्न ये आपको आ सकता है, कहाँ हुआ? भोपाल में, ये आ सकता है। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना सबमिट कहाँ हुआ? आप में से कोई गांव का होगा तो बहुत अच्छे से जानता होगा। आज से कुछ वर्ष पहले तक की अगर हम स्टोरी देखें तो गांव में खेतों को जो लाइन आती थी यानी बिजली, और गांव के अंदर जो लाइन जाती थी वो एक ही होती थी। फिर सरकार ने लगा कि यार गांव वालों को तो लाइट देना है, खेतों के लिए अलग करें, तो उन्होंने फीडर जो होते हैं उनको सेपरेट किया, फीडर सेपरेशन स्कीम लाया, अलग अलग फीडर कर दी। अब उन्होंने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना हम गांव के, ये ऑलरेडी पीएम कुसुम नाम से चल रही है योजना ऐसी, बट इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करा कि हमने किसान को कहा कि भाई तुम अपने यहाँ सोलर पैनल लगवाओ, दिन में उसी से जो है वो अपना पानी का उपयोग करो, उस सोलर पैनल से जो बिजली मिल रही है वो हमको, तो हम खरीदेंगे तुमसे, और उससे आसपास के लोगों को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो सप्लाई करेंगे। तो दोनों इससे बेनिफिट क्या हुआ? पहला तो जो अगर कहा जाए उनको दिन में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध हो गई। दूसरा जो ग्रिड है उसके ऊपर क्या हुआ? भार कम हुआ, क्योंकि बाहर से जो बिजली बुलवा रहे थे वो जैसे मान के चलो कोई एक्स ग्रिड है, वहां से बिजली आ रही है 100 किलोमीटर से, तो जो ट्रांसमिशन लॉसेस होती हैं जिसको हम आम भाषा में परेषण हानि बोलते हैं, कोई चीज ट्रांसमिट करोगे तो लॉसेस तो होंगे ही होंगे, वो ट्रांसमिशन लॉसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। स्थानीय निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इन सब उद्देश्यों से, ये जो चार उद्देश्य हैं, ये चार ही आप याद रखें। हमने सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना को जो है वो लेकर आए। तो हो सकता है कि आपको ये पूछ लिया जाए कि इसका सबमिट कहाँ हुआ? कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल नंबर 1। कब हुआ? तो 10 जून 2025। क्या उद्देश्य हैं? तो चार उद्देश्य आपको जो दिख रहे हैं ये चारों याद रखना है। मेंस एमपीपीएससी का मेंस लिख रहे हो, मेंस में आ जाए। ठीक है, सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के ऊपर टिप्पणी लिखो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ये पूरे 4 पॉइंट के, ये इन उद्देश्यों के लिए इसको जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया है। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये 1 लाइन वाला है, इसमें बहुत अंदर का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन कुछ महीने पहले मैंने पढ़ाया भी था, हालांकि सरकार ने भी इसकी एक घोषणा करी, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा। अब वो घोषणा क्या है वो पहले देखेंगे। मेगा लेदर फुटवेयर एंड एसेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट पार्क सीतापुर मध्य प्रदेश किस जिले में है? कई बच्चे कहते हैं ना ग्वालियर में। देखो ग्वालियर के आसपास ये डेवलप हो रहा है पूरा, लेकिन जिला उसका, जैसे भोपाल के पास हम मंडीदीप मान सकते हैं, पर जिला तो मंडीदीप नहीं मान सकते ना कि भोपाल में आएगा। जिले के लिए तो हमको जो है वो रायसेन ही जाना पड़ेगा वहां पर। अगर हम जो है वो बुधनी की बात करें तो बुधनी से सीहोर का जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर प्लस है। ठीक है, लेकिन नर्मदापुरम से 6 किलोमीटर है बुधनी, पर जिला तो सीहोर ही लगेगा ना यहाँ पर। तो मेगा लेदर फुटवेयर एसेसरीज पार्क जो है वो अभी हम लगा रहे हैं मुरैना में। ये सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, इसमें वो लिख रहे हैं कि औद्योगिक पार्कों की होगी स्थापना, खुलेंगे मध्य प्रदेश में तरक्की के द्वार। औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर जिला मुरैना में मेगा लेदर फुटवेयर एंड एसेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट पार्क की स्थापना की स्वीकृति हो गई। नर्मदापुरम में जो है वो लॉजिस्टिक पार्क, ऑलरेडी आप जानते होंगे नर्मदापुरम जिले के अंदर ही एक बाबई मोहासा नाम की जगह पड़ती है ना। बाबई वही जिसको अपन माखन नगर के नाम से ज्यादा जानते हैं, माखन लाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि। उसी बाबई मोहासा में जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, नवीनीकरणीय ऊर्जा जो है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनमें जो चीजें, जैसे टरबाइन की जरूरत पड़ रही है, पैनल की जरूरत पड़ रही है, ये सब बनाने के लिए एक पार्क बन रहा है ना, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट का। वो भी नर्मदापुरम के बाबई मोहासा में बन रहा है। दूसरा फिर नर्मदापुरम में लॉजिस्टिक पार्क की बात कर दी। लॉजिस्टिक तो बहुत जरूरी है, अभी लॉजिस्टिक पॉलिसी भी सरकार ने बनाई 2025 में।
बहुत जरूरी। हम लॉजिस्टिक में, लॉजिस्टिक मतलब ये दिख रहा होगा ना, ये एक प्रकार का लॉजिस्टिक है। जितना अच्छा लॉजिस्टिक होगा, रसद रखने की जगह कहा जाता है जिसको, और वहां उतना ज्यादा विकास की संभावना है। इंदौर में 1500 करोड़ की लागत से, ठीक है, एग्रीटेक इनोवेशन हब बनाया जाएगा। ये बेसिक सी जो अगर कहा जाए ये बात। तीसरी, ये तीनों में से कुछ पूछ सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी, ठीक है, ये अभी ऑलरेडी ऐसे भी 2025 में न्यूज में है, और अभी और कुछ चर्चाओं में आ गया। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो गलत ही होता है बच्चों का, क्योंकि जनरली अगर कहा जाए, मैं अभी आपसे पूछूं कि इन स्पेस, यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ है। तो कई लोग सोचते हैं कि बेंगलुरु, बेंगलुरु से ये ऑपरेट होता है, बट हेडक्वार्टर बेंगलुरु नहीं है, हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद में। तो नीचे आप पहले तो देखो, इन स्पेस हेडक्वार्टर यहाँ पर। तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि ये मेन जो अगर कहा जाए आपको अहमदाबाद गुजरात में मिलेगा यहाँ पर। इन स्पेस का एक जो कार्यालय है, वो आपको जो अगर कहा जाए बेंगलुरु में भी मिलेगा, लेकिन हेडक्वार्टर की बात है तो वहीं पे जाना पड़ेगा। अब इसको समझें कि जो है क्या। देखिए, भारत में आपको मालूम होगा कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत में भी लाइसेंसिंग चल रही है। दो कंपनियों के ऑलरेडी हम लाइसेंस दे चुके हैं, एक एयरटेल को दे चुके हैं, एक जियो को दे चुके हैं। दोनों के आप सैटेलाइट बेस्ड कनेक्शन जो है वो यूज करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तीसरा है इसमें जो अगर कहा जाए स्टारलिंक, जो एलन मस्क की कंपनी है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि स्टारलिंक को मिला भारत में सैटेलाइट। सैटेलाइट का सिंपल कंसेप्ट समझिए। अभी आप जो इंटरनेट यूज करते हैं, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी टावर से आप तक कनेक्टिविटी आ रही है। कोई आसपास का टावर है जिसके नीचे केबल डली हुई है, और वो केबल जो है अगर कहा जाए किसी ओशनिक केबल से कनेक्ट होते हुए हम तक आ रही है। इसमें सेटेलाइट का कहीं कोई रोल नहीं है। लेकिन आपके घर के छत पर अगर कोई D2H, डायरेक्ट टू होम, या एक छोटा सा टर्मिनल होता है जिसको वी सेट कहा जाता है, वी सेट, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, वो लगा हुआ, डायरेक्ट आप सेटेलाइट से अपने घर में टीवी में कनेक्टिविटी लेते हैं। देखा होगा ना, जो आज आप OTT चैनल्स देखते हैं, आज टाटा स्काई है, एयरटेल DTH है, वीडियोकॉन है, रिलायंस है, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। ये एग्जैक्टली सेटेलाइट बेस्ड सिस्टम है पूरे। इसी सेटेलाइट बेस्ड सिस्टम को अगर हम इंटरनेट कनेक्टिविटी में यूज करें, तो इससे कहीं ना कहीं जो अगर कहा जाए हर उस जगह जहां हमारी फिजिकल प्रेजेंस पहुंच नहीं पा रही, वहां हम इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर तरीके से पहुंचा पाएंगे। अब एक तो ये ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में आ गया कि यार स्टारलिंक ये काम कर रहा है। अब नीचे जो लिखा है उसको भी हमको देखना पड़ेगा। नीचे लिखा है कि अब 15 से 20 दिनों में स्टारलिंक को, ठीक है, ट्रायल स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिससे तकनीकी परीक्षण हो सके। हालांकि कंपनी को अभी इन स्पेस से मंजूरी मिलनी बाकी है। जो हम बात करें इसका भी, देखो, इन स्पेस एग्जैक्टली क्या है, 2020 में कोविड के बाद भारत सरकार को ये महसूस हुआ कि हमको स्पेस सेक्टर को प्राइवेटाइज करना चाहिए, यानी जो हमारा आंतरिक क्षेत्र है उसको हमको निजी हाथों में सौंपने के लिए जो अगर कहा जाए कि काम करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करा सरकार ने, इन स्पेस के गठन की जो है घोषणा करी। 2021 के आते आते इन स्पेस जो है अगर कहा जाए काम करने लगा, प्रॉपर जो है फुल फ्लैश काम पे आ गया। 2023 में भारत सरकार ने स्पेस पॉलिसी अनाउंस करी। 2023 के अंदर भारत सरकार की खुद की अंतरिक्ष नीति आई। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हो सकता है आपसे यही प्रश्न पूछ ले कि अंतरिक्ष नीति किस वर्ष बनी, तो 2023। उसके बाद लगातार हमने प्राइवेट की प्लेयर्स को जगह दी। अभी इसी साल 2025 में अप्रैल में इन स्पेस ने एक नया कंसेप्ट लेकर आई। आपको मालूम है, क्लाउड कंप्यूटिंग आप यूज करते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है। आपकी खुद की मोबाइल की स्टोरेज यूज नहीं हो रही है, इसमें डाटा यूज हो रहा है। आप स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हो गूगल का, है ना, यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है उसका यूज कर रहे हो। सेम कहानी स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस, ठीक है, बस एज ए सर्विस इंट्रोड्यूस करी। स्पेस बस एज ए सर्विस, जैसे हम बात करते हैं ना, अगर कहा जाए एप्लीकेशन एज ए सर्विस, ठीक है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है। इसी का एक नया आया, देखो, स्पेस बस एज ए सर्विस, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। ये सब खबरें अभी की हैं, है ना, द न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड जगह सैटेलाइट बस, जगह एज ए सर्विस, स्पेस से भी, सैटेलाइट भी कह सकते हो यहाँ पर। ये 26 अप्रैल का है।
यहाँ पर जो अगर कहा जाए तो ये इन स्पेस ने करा। उसने कहा कि भाई आ जाओ, तुम्हारे पास सुविधाएं हैं, तुम अपना रॉकेट डेवलप कर सकते हो, तो हम तुम्हारा सहारा ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इन स्पेस अभी मतलब आपको एक क्रमबद्ध तरीके से मैंने इन स्पेस के बारे में बताया कि 2020 में एक विचार जन्मा, 2021 में एक इंस्टीट्यूट खड़ा करा, 2023 में हमने स्पेस पॉलिसी लेकर आए, 2025 में उन्होंने सैटेलाइट बस एज ए सर्विस को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को कहा गया कि वो छोटे जो अगर कहा जाए रॉकेट्स डेवलप कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल हम बस के रूप, बस मतलब ले जाने वाला, ठीक है, उसके रूप में हम लोग आने वाले समय में करेंगे। यानी अब हम आने वाले समय में स्पेस के राजा बनने की दिशा में बढ़ चुके हैं। जरूरी भी है, अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें जगह नहीं देंगे तो फिर तो बड़े जो अगर कहा जाए कि चैलेंजेस जो है वो बने रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आजकल आना शुरू हो गए। तो अहमदाबाद इसकी हेडक्वार्टर इन स्पेस। स्पेस पॉलिसी जो अगर कहा जाए अंतरिक्ष जो है नीति, यहाँ पर अगर आप टाइप करें अंतरिक्ष नीति 2023, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, इंडियन स्पेस पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस हुई, 2023, 11 पेज की है। आप अपने स्तर पर जो है वो इसको पढ़ भी सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर अगले के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर वर्तमान में मध्य प्रदेश में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की संख्या कितनी है। अब ये मैंने लिया क्यों, ये समझ लीजिए। पहले तो आपको सबको पता होना चाहिए इनकी संख्या 622 है। अभी मैंने प्रश्न क्यों लिया वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी भारत सरकार में जो मोदी जी की सरकार है, इसने 11 साल पूरे कर लिए। जब 11 साल पूरे किए तो 11 साल बेमिसाल नाम से बहुत सारे वो प्रोग्राम्स भारत में चला रहे हैं। उसमें वो उन अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, उसी अचीवमेंट्स को मैंने यहाँ लिया कि हमने पिछले 11 साल में क्या करा। तो बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं जो एग्जाम्स में जो है वो आते हैं और लिंक होते हैं। जस्ट लाइक अभी आप सोचिए कि आपसे यही पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के अंदर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की संख्या कितनी है, आपको कहाँ आंकड़ा मिलेगा। केवल वो 11 साल वाले ये फिगर के कारण आपको आंकड़ा मिल रहा है, अदरवाइज वो आंकड़ा नहीं मिल पाता। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने जब मेरे बच्चों को यही टॉपिक में पढ़ा रहा था तो मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि ई नाम जो प्लेटफॉर्म चलता है भारत का, यानी इलेक्ट्रिक जो मंडीज है हमारी उसके लिए, उसमें ई नाम में कितनी मंडी मध्य प्रदेश की रजिस्टर्ड है। तो कोई आंसर नहीं कर पाया। तो मैंने उनको बताया कि भाई आप प्रश्न को लिंक कैसे करोगे। तो मैंने उनको बताया, जैसे यहाँ पर मैं आपको भी वही बता देता हूँ, ई नाम, ये हम ई नाम के ऊपर चले गए, वो लिखा है तो गलत था। अब ई नाम पर अगर हम गए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश में 139, अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं तो 139 ई नाम के अंदर जो है मंडी मध्य प्रदेश की जो है रजिस्टर्ड है इसके ऊपर। अब अगर आप मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें, ठीक है, इस साल का 2024-25 का, उस इकोनॉमिक सर्वे में बड़े अक्षर में लिखा हुआ है कि 139 हमारी जो मंडियां हैं वो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म से जो है वो जुड़ चुकी। वहां भी लिख रहे हैं वो लोग, यहां भी लिख रहे हैं। तो ये जो प्रश्न लिया है, ये प्रश्न समझाने के लिए लिया है कि हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि वर्तमान में भारत में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की संख्या कितनी है। हो सकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर आपसे पूछ ले, या आप किसी दूसरे राज्य में हैं, कोई यूपी का है आप में से अगर वीडियो देख रहा है तो यूपी में 1246 है, यानी भारत में सबसे ज्यादा यूपी के अंदर है। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। कोशिश करिए कि जो इस समय 11 साल के अचीवमेंट्स हैं भारत सरकार के, क्योंकि जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उनमें से हर एक मिनिस्ट्री में ये 11 साल के अचीवमेंट्स की बात हो रही है, तो प्रश्न तो बनना ही है। फिर अगला है वन लाइन का है, 6 से 10 जून को महुआ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। ये पिछली बार भी भोपाल में हुआ था। उद्देश्य यह है कि जनजातीय जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, या अगर कहा जाए कि जैसे जिनको अपन कहते हैं कि लघु वन उपज, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, उन प्रोडक्ट को मेन स्ट्रीम तक लेकर आना, उनसे लोगों को परिचित कराना और जनजातीय संस्कृति से लोगों को परिचित कराना, इसके लिए ये महुआ महोत्सव हमने पिछली साल भी देखा था का आयोजित हो रहा है। तो ये हो रहा है जनजातीय संग्रहालय में भोपाल में, स्थापना के 12वें वर्ष महुआ महोत्सव है। महुए से बने जो अगर कहा जाए इसमें आप प्रोडक्ट भी खा सकते हो, जस्ट लाइक महुए का अचार, महुए की रोटी, ये तो है ही है ना। और महुए से बनी शराब जिसको अपन हेरिटेज लिकर के नाम से मध्य प्रदेश सरकार बेच रही है, वो भी। लेकिन प्रश्नकर्ता आपसे ये भी पूछ सकता है कि महुआ महोत्सव का तो इसमें क्लैश क्या होता है। वो आपको ऐसे जिले जरूर देगा जो जनजातीय बहुल हैं, जहाँ महुआ का संग्रह होता है, जैसे लाइक डिंडोरी है, मंडला है, झाबुआ है।
ये आपको देगा। तो अगर पढ़ा नहीं है तो आंसर तक जाने में थोड़ा सा कष्ट हो जाता है, लगता है कि यार क्या इसका आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग इश्यूज महसूस होता है। फिर अगला वन लाइन का है, इसमें भी हमको ज्यादा जो है वो मेहनत नहीं करना है। सोया किसान सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अब ये क्लैश क्यों होगा? हम देखिए, हमको ये मालूम है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कहानी की शुरुआत हुई देवास से, तो ऑप्शन में देवास। आज नेशनल सोया रिसर्च इंस्टीट्यूट आईसीएआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, इंदौर में है, तो ये भी है। इंदौर देवास धार के आसपास के क्षेत्र में सोयाबीन अच्छी खासी हम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक हम है, नंबर वन। फिर महाराष्ट्र आता है दूसरे नंबर पे। तो वहां सीहोर, अगर आपने पढ़ा नहीं, मैं हमेशा ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो तुक्के होते हैं वो गलत क्यों होते हैं। अब पढ़ के नहीं गए तो सरबती गेहूं याद आएगा सीहोर, लगेगा अरे यार सीहोर तो सरबती गेहूं के लिए फेमस, सोयाबीन के लिए तो फेमस है नहीं। हालांकि वहां दिमाग ये नहीं चलेगा कि गेहूं रबी की क्रॉप है और सोयाबीन खरीफ की क्रॉप है। सोयाबीन अभी इस समय बोया जाएगा, ये जो सीजन अभी चल रहा है, ठीक है, अब खरीफ का सीजन आ रहा है। और गेहूं जो अगर कहा जाए रबी की क्रॉप है, वहां नहीं चलता दिमाग, एग्जाम हॉल में कुछ नहीं चलता कि जो अगर कहा जाए कि हाँ भैया जो गेहूं बोल रहा है वो सोयाबीन भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है यहाँ। तो आंसर तक जाने में दिक्कत होती, पढ़ लिया तो ठीक रहता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पे लिखा है सीहोर में सोया किसान सम्मेलन, मध्य प्रदेश में पुनर्नियोजित कृषि पद्धति से सोयाबीन उत्पादन पर हुआ प्रभावी जो है वो संवाद, विशेषज्ञों ने किया जो है किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान। तो सोया फार्मर कॉन्क्लेव 2025 एक नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस आयोजित हमने किया, और इसमें कुछ ना कुछ एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि सीहोर जिला जो है वो आपको मालूम है माननीय हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ है, बुधनी सीहोर उसके आसपास का क्षेत्र है, इसलिए एक बड़ा रोल है कि वहां पर ये रहा। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, ये आप इंदौर याद रखिए, वहां पर है ना। और बाकी तो मुझे कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। फिर अगला भी वन लाइन का है, ठीक है। हाल ही में कैटरीना कैफ को किस देश के द्वारा पर्यटन के लिए अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? यहाँ पर ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आंसर इसका मालदीव है। क्लैश करेगा मॉरिशस और मालदीव जैसे वर्ड्स में। क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस अगर कुछ दिन तक रिवाइज ना किए जाएं, इनको टाइम, ये रिवाइज मांगते हैं, रिवीजन मांगते हैं ये, तो मॉरिशस और मालदीव में ही आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है। और अभी हम देख रहे हैं कि इन देशों के साथ तो हमारे कुछ संबंध भी थोड़े से बिगड़ गए थे, तो हमको लगता है कि वहां क्यों हमारा कोई एम्बेसडर जाएगा, तो फ्रांस स्विट्जरलैंड ज्यादा अच्छा दिमाग चलता है। तो भारत के साथ नए संबंधों के बीच मालदीव ने कैटरीना कैफ को वैश्विक पर्यटन राजदूत यानी ग्लोबल टूरिज्म उन्होंने अपना एम्बेसडर बनाया, कि दुनिया भर में जो भी टूरिज्म को लेकर मालदीव अपने एडवर्टाइजमेंट करेगा ग्लोबल सिनेरियो में किसी भी देश में, उसमें एज ए कैटरीना कैफ उनके एम्बेसडर का रोल जो है वो प्ले करेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और आपसे जो अगर कहा जाए आ सकता है। फिर अगला है, मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के तहत न्यूनतम कितने आवास और जनसंख्या पर 12 मासी सड़क बनाई जाएगी? ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है पहले तो समझ लीजिएगा कि ये जो इस साल का बजट था, इस बजट में मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की बात थी। क्या मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना लाएंगे और उसमें 12 मासी सड़कों से जो छोटी छोटी बसाहट हैं, 20-25 मकान जहां पर हैं, उनको भी जोड़ेंगे। अब कैबिनेट ने क्या करा, इसको पास कर दिया। आंसर जो है वो पहले तो बता दूं कि आंसर इसका पहले ही है। अब इसको समझना जरूरी है, ठीक है, नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जो है गलत हो जाएगा। मुझे लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आपसे शायद पूछा जाएगा। इसके लिए हम चले गए इस प्रेस रिलीज के ऊपर जनसंपर्क के एमपी गवर्नमेंट के, इसमें बकायदा क्या डिसीजन लिया है इसके लिए वो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहां पर हमको लिख रहा है कि स्वीकृति अनुसार न्यूनतम 20, यानी आपके पास अगर कोई जगह है वहां पर 20 आवास हैं और 100 से अधिक की आबादी है, मतलब अगर 101 आदमी भी जो अगर कहा जाए रह रहा है, और 6000 स्क्वायर मीटर का क्षेत्रफल है उस एरिया का जहां पर वो बसाहट है मकानों की और जो लोग रह रहे हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को हम 12 मासी सड़कों से जो है वो जोड़ेंगे। शर्त यह है कि उस 6000 स्क्वायर मीटर वाले क्षेत्र के 50 मीटर के दायरे में अगर ऑलरेडी कोई 12 मासी सड़क है, तब वो इस क्राइटेरिया में नहीं आएगा। ऑलरेडी अगर कहा जाए 50 मीटर होता कितना, 150 फीट, एक छलांग लगा लो तो 150 फीट की दूरी होती है, 84 होती है। तो आपको यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या मिल गया कि मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के तहत 20 आवासों पर हमको 12 मासी जो है वो रोड उपलब्ध कराना है। 100 से अधिक की जनसंख्या कहीं भी हो, 6000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो,
और 50 मीटर दूरी पर पहले से कोई बारहमासी जो अगर कहा जाए सड़क ना हो सकता है कि चारों को कट करके चार ऑप्शन बना दे पेपर सेटर, न्यूनतम आवाज पहला बना दे, 100 वाला दूसरा बना दे, 6000 स्क्वायर मीटर तीसरा बना दे, और 50 मीटर की दूरी वाला चौथा बना दे। इनसे वो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट जो अगर कहा जाए है। दूसरा एक और इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा कि झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में कामकाजी महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए स्पेशल असेस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो योजना है उसके अंतर्गत 350 सीट्स की क्षमता वाले 4 वर्किंग वुमेन हॉस्टल के निर्माण को अनुमोदन मिल गया। ये भी एक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ये कैबिनेट के डिसीजंस कई बार जो है वो एग्जाम में आते हैं, तो ये एक आपको याद रखें। अगला है, ये क्वेश्चन आगे दो नजरिए से आएगा, एक जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक आने वाले कुछ समय के बाद डिस्कशन करें। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत डिजिटल नवाचार या इनोवेशन के लिए किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहले देखिए, ग्राम पंचायतों में जो डिजिटल इनोवेशन, इसकी कोई कैटेगरी पहले नेशनल ई गवर्नेंस पुरस्कार में थी नहीं। ये एक नया इनिशिएटिव है, और इस नए इनिशिएटिव में ये आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र के धुबड़े जिले की रोहिणी, और जो अगर कहा जाए त्रिपुरा का पश्चिम जो है वो मजलिसपुरा, ये दो पंचायतें ऐसी हैं, एक को गोल्डन एक को सिल्वर। तो आपको यहां पर दिख रहा है, ये लिखा हुआ है कि डिजिटल शासन में ग्राम पंचायतों के शानदार प्रदर्शन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत नई श्रेणी प्रारंभ की गई। डिजिटल नवाचार के लिए धुले, महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार, त्रिपुरा की पश्चिम मजलिसपुरा ग्राम पंचायत को रजत पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया। इस नजरिए से ये क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है ई गवर्नेंस। और बाकी आप जब नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड देखेंगे तो वो कैटेगरीज जब अभी होंगे, मतलब अगर कहा जाए डिक्लेयर, तब हम वो कैटेगरीज के ऊपर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हम पिछले वीक पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात आई थी तब हम स्पिरिचुअल और वेलनेस समिट के बारे में उस वाले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ हम थोड़ा सा अलग बात कर रहे हैं। उज्जैन में आयोजित जो स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट था, उसमें भी सरकार ने कहा कि देखो अब स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, जैसे हम योग के लिए कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, ठीक है, अध्यात्म का कोई केंद्र खोल सकते हैं, मेडिटेशन का कोई सेंटर खोल सकते हैं, उससे जुड़ी अगर कहा जाए इंडस्ट्रीज को जगह दिला सकते हैं। लोगों से कहा कि आप इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आज देखिए डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे समस्याएं, और आने वाले समय में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा पीड़ित रहेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज, ठीक है, हाइपरटेंशन जिसको आप ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हो, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है, हृदय वाहिका संबंधी जो रोग होते हैं वो ले लीजिए आप, स्ट्रोक है वो ले लीजिए आप, है ना, कैंसर है, ये कहीं ना कहीं आपकी विल से ठीक हो सकते हैं, है ना, खान पान जीवन शैली, ये लाइफ स्टाइल डिजीज कहलाती है। तो स्पिरिचुअल एंड वेलनेस सेंटर यहाँ पर, है ना, अभी इसी दिशा में आपने देखा होगा, सरकार आप कभी किसी ग्राम पंचायत से थोड़ा शहर की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको आरोग्य मंदिर मिलेंगे, ठीक है, आरोग्य मंदिर आप देखिए कहीं आप गांव के आसपास जाएंगे, वो वेलनेस सेंटर के रूप में सरकार डेवलप कर रही है। तो इसमें 2929 करोड़ रुपए के उनको क्या मिले, प्रस्ताव मिले, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि उनको टोटल, मतलब ये प्रश्नकर्ता ये पूछ सकता है कि भाई कितने के जो है अगर कहा जाए प्रस्ताव उनको प्राप्त हुए, 1500 करोड़, 1600 करोड़ या 1800 करोड़, तो इस तरह से 29 मेरे मुंह से निकल गया, 1929 करोड़, सॉरी गलती से, है ना, 1929 करोड़ रुपए के प्रस्ताव जो है वो अगर कहा जाए उनको जो है प्राप्त हुए, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी तो जो है वो चीजें मैंने समझाने की कोशिश करी कि क्या लिंक होगा इससे। फिर अगले के ऊपर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आप वन लाइन के लिए याद रखिएगा, अगले 2 4 5 10 साल तक आएगा। जब भी कोई चीज पहली बार होती है ना, वो इतिहास का हिस्सा बन जाती है। पहली बार ने कहा पहला सोलर प्लांट कहाँ लगा था, पहला विंड प्लांट कहाँ लगा था, कोई भी चीज है तो आप 50 साल के बाद भी, आज आप सोचिए वो रानीगंज कोल फील्ड जो अंग्रेजों के शासन काल में कोयले के उत्पादन के लिए पहली बार खोली गई, आज 2025 में भी यहाँ पर अगर कहा जाए, यहाँ पर आप जब एक सिंपल टाइप करिए, मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स से सब्जेक्ट का हिस्सा हो जाते हैं भविष्य में जाके। जैसे रानीगंज कोल फील्ड, ये इंडिया के हिस्ट्री में पहली ऐसी कोल फील्ड थी जहां से एग्जैक्टली कोयले का प्रोडक्शन भारत में जो है वो शुरू हुआ।
यानी मतलब अंग्रेजों ने 1774 के आसपास इसको जो है वो शुरू किया गया। यहाँ तो ये लिखा, रानीगंज होल्ड द, ठीक है, द फर्स्ट प्लेस टू वेयर कोल माइनिंग बैन इन इंडिया इन ऑपरेशन स्टार्ट। 1774 से 1874, 1974 और 1974 से 2024, पूरे 250 साल के बाद भी हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहली बार हुआ। इसी तरह देश का पहला सोलर पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन, इंडिया फर्स्ट, अगर कहा जाए इंडिया फर्स्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन, अगर हम यहाँ पर जाएं तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जितने भी है ना, इंडियन ऑयल लॉन्च इंडिया फर्स्ट चार्जिंग स्टेशन, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको ये अलग अलग न्यूज जो चैनल्स पे मिल जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आपके लिए जो मेन क्वेश्चन है वो है बेंगलुरु। ये प्रश्न आपको आ सकता है, ये दैनिक रोजगार निर्माण का आर्टिकल है कि देश का पहला सोलर पावर्ड सेकंड लाइफ बैटरी वाला, जो अगर कहा जाए ईवी चार्जिंग स्टेशन बेंगलुरु में है ना। बाकी तो और कुछ इसमें जो है वो प्रश्न जो है वो बनेगा नहीं। अगला, अमरनाथ यात्रा 2025 की पूर्ण सुरक्षा के लिए भारतीय सेना द्वारा वन लाइन का है, ज्यादा अंदर जाना नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो क्या ऑपरेशन जय सिंधु, जो अगर कहा जाए शिव शंकर, इनमें कंफ्यूज हो जाए, तो ये है ऑपरेशन शिवा, शिव शिवा शंकर। पेपर सेटर के ऊपर जो है अगर कहा जाए है कि वो क्या पूछेगा, हो सकता है कि उठाकर जो है वो शिव की जगह कहा जाए कि शिवा पूछ ले, तो शिवा की जगह शंकर पूछ ले। तो इस तरह से हमें ये बात समझ पड़ी कि ऑपरेशन शिवा, अभी पहलगांव के अटैक के बाद सरकार को लगा कि नहीं, अब हमको ये जो अमरनाथ यात्रा है इसको बहुत ही ज्यादा सिक्योर जो है वो बनाना है। उसको सिक्योर बनाने के लिए ऑपरेशन शिवा जो है शुरू किया गया। ये आ सकता है। ऑपरेशन सिंधु मैंने इसलिए इसमें डाल दिया क्योंकि अभी इस समय चल रहा है, आपने देखा होगा ईरान और इसराइल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें ईरान में हमारे जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनको वहां से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार एक ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है। आप ऑपरेशन सिंधु टाइप करोगे तो अभी आपकी रोज की, कल और आज की सभी खबरें आपको जो है मिलेंगी। ये क्वेश्चन भी आने वाले समय के लिए मैंने बता दिया अभी, कि आपको 6 महीने साल भर बाद हमेशा ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन मैत्री, ऐसे कई प्रश्न आयोगों ने पूछे हैं जो टेक्निकली हमने किसी देश के साथ जो है वो चलाए हैं। तो यहाँ पर अभी ऑपरेशन सिंधु भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी तो हमारे लिए ये है कि भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा 2025 की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया, दिख रहा होगा आपको। क्या हम करेंगे, कैसे करेंगे, वो अभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वो नहीं है। हमारे लिए इतना ही है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि आ सकता है। उसके पीछे का कारण है कि जब इस तरह का कोई शोभा, और देखिए टेनिस एक बड़ा खेल है, तो सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, पहला प्रश्न तो ये हो गया कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है, सर्बिया, स्पेन, मैड्रिड, कुछ भी, मतलब वो उसके ऊपर है कि क्या पूछ ले आपसे। तो सर्बिया से हैं। तो इन्होंने जो सोवा एकल खिताब है वो जीता, यहाँ पर अगर कहा आ जाए ये जिनेवा ओपन, ये रोजगार निर्माण के प्रेस रिलीज है। जोकोविच ने जीता सोवा खिताब। तो सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने टेनिस खिताब शतक पूरा कर लिया है। जोकोविच ने टेनिस के उन महान खिलाड़ियों में सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने 100वां या इससे ज्यादा एकल खिताब जीते हैं। जोकोविच का यह कारनामा जिनेवा ओपन खिताब में जीतकर किया। यह जोकोविच के टेनिस कैरियर का 100वां एटीपी खिताब है। और जिनेवा ओपन के फाइनल में जोकोविच ने जो है वो पोलैंड के हुबर्ट हुकॉर्स को जो है वो पराजित किया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट मुझे जितना लगता है कि जिनेवा ओपन के बारे में पूछेगा। बाकी तो जो अगर कहा जाए प्रश्न जो है वो नहीं करेगा। इसी में से कोई क्वेश्चन जो है वो पंच कर सकता है। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, इसमें भी वन लाइन का है, मतलब टोटल मेडल टैली वगैरह में भी जो है वो हमको नहीं दिखेगा। सेकंड पोजीशन पर हम आए, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बाकी जो है अगर कहा जाए कि इसमें कोई और दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों में आपको अंदर नहीं जाना। मैंने क्या कहा, जैसे अभी अपने सबसे पहला प्रश्न किया ना, उसमें अपने 10-12 मिनट हमारे गए। हमको वहाँ ब्लैक बॉक्स की भी बात करना पड़ी, कॉकपिट डाटा रिकॉर्डर की भी बात करना पड़ी, ड्रीम लाइनर की भी बात करने के लिए फ्लाइट का नंबर भी देखना पड़ा, कहाँ गया क्या गया, यानी वहां प्रश्न बाल की खाल आएगा। यहाँ तो सीधे आएगा, महेंद्र देव जो है वो सीधे आएगा कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद अब वो संभालेंगे। ठीक है, तो अब जो अगर कहा जाए कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा महेंद्र देव प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, और ये याद रखिएगा कि ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती।
प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, कई लोग सोचते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑपरेट करती है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से नहीं, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। ये भी कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछ लिए, आईएएस में भी आ गए। ठीक है, कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, पीएम, ठीक है, वो जो अगर कहा आ जाए कि किसके अंतर्गत आती है, तो आप ये कह सकते हो कि वो किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है यहाँ पर। तो उसमें जो है वो प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आने की संभावना तो 1% है, पर पेपर सेटर के ऊपर है, क्योंकि पेपरों में खबरें छपी हैं, हर पेपर ने, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, नव भारत टाइम्स, सब ने ये पेपर में खबर छापी प्यू रिसर्च की। तो प्रश्नकर्ता हो सकता है कि यही प्रश्न को घुमा कर पूछ ले कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली धार्मिक जो आबादी है वो मुस्लिम धर्म की है, ये किस रिपोर्ट में पब्लिश हुआ? प्यू रिसर्च रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, एचडीआर रिपोर्ट, ऐसे कुछ भी ऑप्शंस आपको जो है वो दे सकता है, उसके ऊपर है कि वो क्या देगा। तो प्यू रिपोर्ट में ये जो है वो कहा गया, अगर हम देखें कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ी मुस्लिम आबादी, हिंदू स्थिर, 24% लोग नास्तिक यहाँ पर। तो दुनिया में इस समय भी, खैर दुनिया की अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी जो आबादी है धर्म के हिसाब से तो वो क्रिश्चियनिटी की है, फिर उसके बाद जो है वो मुस्लिम्स है यहाँ पर। तो टेक्निकली आपको दिख रहा होगा दुनिया के अंदर ईसाई, फिर मुस्लिम, फिर नास्तिक, फिर बौद्ध, हिंदू, इस तरह से ये जो है वो अगर कहा जाए किसका कितना वृद्धि हुआ, क्या हुआ, देशों में प्रतिशत कितना है, वो सब यहाँ पर लिखा है। पर ये प्रश्न आपको इस तरह के कभी नहीं आएंगे। आपको जो प्रश्न आएंगे कि कौन सी आबादी बढ़ी और किसकी रिपोर्ट है, तो प्यू की रिसर्च है, ये आपको रिसर्च का वो पेपर लगा। इस पेपर में जो है अगर कहा जाए ये बताने की कोशिश की गई यहाँ पर, जैसे क्रिश्चियन आबादी थी, क्रिश्चियन आबादी जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। 2010 से 2050 का एक प्रोडिक्शन भी दिखा रहा है वो, उसमें भी वो चीज बोल रहा है कि ये 2.17 से 2.92, और ये 1.6 से 2.76, ये एक बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बहुत सारे जो अगर कहा जाए उसने आंकड़े जारी किए। मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ फिगर्स आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, रफली मैंने बता दिया कि कभी एक क्वेश्चन के रूप में आपको आ जाए, बट वो किसके द्वारा पब्लिश की गई, तो ये प्यू रिसर्च, आप वर्ड याद रखिए, पीईडब्ल्यू, प्यू रिसर्च सेंटर ने ये जो है वो खबर जो है वो पब्लिश करी। बाकी हमारे लिए जो है वो अगर कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन जो है वो काम का है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो खिलाड़ी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है भारतीय। अब वो प्रश्नकर्ता के लिए ये तो बड़ा कठिन हो गया कि इनमें से कौन कौन से खिलाड़ी हैं, ऐसे प्रश्न मैंने देखे नहीं कभी कि पेपर सेटर पूछता है कि इनमें से बताइए कौन सा। लेकिन करंट ईयर से कनेक्ट करते हैं, जैसे 2024 का कोई एग्जाम दे रहे होते हैं तो पूछ लेता है कि 2024 में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया। 2025 का आ गया तो अभी इसका आंसर महेंद्र सिंह धोनी है। तो महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर जो है वो आपसे प्रश्न जो है वो कर सकता है। तो ये लिखा है कि पूर्व कप्तान धोनी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल, ये बकायदा जो अगर कहा जाए तो ये लिखा हुआ है कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, ऑस्ट्रेलिया के महान डैश 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 डैश, 5 पुरुष 2 महिलाएं सहित धोनी इसमें शामिल हुए, भारत के 11वें व्यक्ति हैं। ये भी नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि कितने व्यक्ति शामिल हुए क्या है, पर अभी कौन शामिल हुए 2000 जो अगर कहा जाए 25 में, ईयर के हिसाब से, तो ये स्टैटिक है। आप 2025 के बाद सोचें 2026 में नए आंकड़े आ जाएंगे, तो इसको लंबा याद रखने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चन लंबे याद रखना है, जैसे मैंने कहा ना कि वो सोलर पावर्ड जो है वो चार्जिंग स्टेशन बेंगलुरु, लंबा याद रख, वो लंबे समय तक काम आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये याद करने की जरूरत आपको जो है वो नहीं। फ्रेंच ओपन 2025 चैंपियन बनने वाले, ठीक है, कार्लोस जो है वो अल्करोज जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, फ्रेंच ओपन 22 साल के अल्करोज ने 23 साल के सिनर को हराकर खिताब जीता। स्पेन के 22 साल के टेनिस खिलाड़ी हैं। अब क्या हो रहा है, आजकल मैंने देखा कि बच्चों के पास क्या होता, आंकड़ा इसका तो आ जाता है कि फ्रेंच ओपन किसने देखा जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, अमेरिकन ओपन किसने जीता है, विंबलडन किसने जीता है, 4 ग्रैंड स्लैम। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से शुरू होकर अमेरिका में खत्म होता है। अब उन्होंने उठाकर खिलाड़ियों की कंट्री वंट्री पूछना शुरू की। अभी जैसे आज ही हमारे पास 2 खिलाड़ी आ गए, एक सर्बियन जो है वो हो गया, और एक जो है वो स्पेन का हो। तीसरा क्वेश्चन वो ये पूछ लेते हैं गुमराह करने के लिए, वो पूछ लेंगे कि प्रसिद्ध जो खिलाड़ी कार्लोस जो है वो अल्कोरोज का जो है वो अल्कोरोज का संबंध किस खेल से, टेनिस, चेस, क्रिकेट, ये अगर कहा जाए ऐसे।
तो मुझे याद है कि एमपीपीएससी ने कुछ साल पहले एक प्रश्न पूछा था, जो रूट का संबंध किस खेल से। जो रूट एग्जैक्टली बहुत ही फेमस जो है वो क्रिकेट खिलाड़ी। अब उस समय बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ, क्योंकि उन्होंने जो रूट का नाम ही नहीं सुना। उन्होंने कहा यार ये जो रूट क्या है। इस तरह से आपको, इस नजरिए से, तो इसको आप कभी करंट में मत पढ़ें। आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालोगे तो आपको तीन चीजें क्लियर होंगी। जैसे ये न्यूज़पेपर है, पहला कि खबर छपी कहाँ से, पेरिस से, यानी फ्रेंच ओपन की बात हो रही। दूसरा कि जब आर्टिकल शुरू हुआ तो लिखा स्पेन के, यानी अगर हम इसको दो बारी पढ़ते, तीन बारी पढ़ते, तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाता है कि स्पेन के 22 साल के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज, जो अगर कहा जाए, उन्होंने फ्रेंच ओपन जो है वो जीता। तो ये एक पैटर्न है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम सोचें करंट की गाइड या बुक से पढ़ें, तो आप न्यूज़पेपर ही रीड करोगे तो उन्हीं से आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, तैयार होते चले जाएंगे। यहाँ पर अगला, 9 जून 2025 को कोल जनजाति सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वन लाइन में, कि क्रांतिकारी देशभक्त जनजातीय महानायक भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर जो अगर कहा जाए कोल जनजाति सम्मेलन, बकायदा 9 जून को जो है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर। व्यवहारी जिला शहडोल, जगह का नाम कभी नहीं पूछेगा आपसे, केवल और केवल शहडोल पूछेगा वहां पर। और जो है वो कुछ जो है वो मतलब जोड़कर जो है वो नहीं पूछेगा। तो इसमें ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। इसमें एक चीज और जो हमारे काम की है वो देखें। इस तरह के सम्मेलन होते हैं, उसमें आपको एक चीज और याद रखना है, वो ये कि जब भी इस तरह के जो पोस्टर्स आते हैं, ये एक्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आते हैं, इंस्टाग्राम पर आते हैं, जैसे कोल जनजातीय सम्मेलन का ये पोस्टर है। मेरे मुंह से शायद महासम्मेलन निकल गया गलती से, सम्मेलन ही याद रखेगा, पता नहीं लिखवाते समय मैंने महासम्मेलन तो नहीं लिख दिया, यहाँ पर सम्मेलन ही लिखा, ठीक है। तो इनमें ये जो वर्ड लिखा होता है साइड में, इसको जरूर पढ़ें। इससे क्या बेनिफिट होता है, हमारी चीजें रिवाइज हो जाती हैं। जैसे देखिए क्या रिवीजन हो गया, इससे पचमढ़ी अभ्यारण्य को शासकीय पचमढ़ी अभ्यारण्य और शासकीय महाविद्यालय अब राजा भभूत सिंह के नाम से, यानी अब राजा भभूत सिंह पचमढ़ी का अभ्यारण्य का नाम हो गया, ये रिवीजन हो गया एक बार। दूसरा जगह कहा जाए कि लिखा कि जिला जनजातीय संस्कृति के संरक्षण हेतु जनजातीय लोकोत्सव एवं पटेल पुजारा तणवी भगत भूमरा पंडा, ये कम्युनिटी किससे संबंधित हो गई, ये हो गई जो धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठान और कार्य करते। अब आपसे पूछे कि भूमका का क्या काम है, पंडा का क्या काम है, पटेल का क्या काम है, पुजारा का क्या काम है, भगत का क्या काम है, तो ये आपको समझ पड़ गया कि ये धर्माचार्य सम्मेलन का आयोजन है, यानी धर्म उससे जो है वो। फिर जो अगर कहा जाए कि भगोरिया को राजकीय उत्सव मनाने का सरकार ने निर्णय ले लिया। 89 जनजातीय बहुल विकास खंडों में हमने पेशा नियम लागू कर दिया। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है वो 2 अक्टूबर से हम जो है चला रहे हैं। इस तरह के जो मैंने कहा ना कि प्रश्न, आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो तो केवल कई बार क्या करते हैं हम लोग, इतना पढ़ के कोल जनजातीय सम्मेलन शहडोल खत्म हो गए। अरे थोड़ा तो जो अगर कहा जाए कि उससे आगे बढ़े, थोड़ा जो अगर कहा जाए, जैसे आपको ये समझ पड़ रहा है मुख्यमंत्री राशन, अभी आपको एक कॉमन सेंस का आंसर मिला। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, मतलब आपने कभी नहीं भी पढ़ा हो, तो आपको क्या समझ पड़ा कि यार यहाँ पूरी कहानी जनजातियों से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना भी ट्राइब्स के लिए ही होगी, बाकी किसी के लिए नहीं होगी। यानी ये ऑटोमेटिकली आपका कनेक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली आपको ये समझ पड़ गया। यहाँ पर तो जैसे ये लिखा कि जनजातीय बहुल दूरस्थ क्षेत्रों में 21 जिलों में पीएम जनधन योजना के तहत 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आप खुद देखिए, ये प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुकी है, ये प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुकी है, ये प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुकी है ना। युवाओं के लिए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, अनुसूचित जो है वो जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना। आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, कि आप सोचो कि हर बार आप बुक उठा के रिवाइज करोगे। इंटरनेट के जमाने में हमारे पास जो संसाधन है, अगर हम उन्हीं संसाधनों का बेहतर प्रयोग करें तो उनसे भी हम चीजों को जो है अगर कहा जाए सही तरीके से जो है वो सीख सकते हैं। मुझे ये लगता है कि आपको उससे जो है वो सीखना चाहिए। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगले पे है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान किस तिथि से किस तिथि तक आयोजित किया गया। ये एक बेसिक है, 29 मई से 12 जून तक। ये इसलिए क्योंकि इसको नेशनल लेवल पर सरकार ने प्रमोट किया। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पेज दिख रहा है आर्टिकल, और इसका जो समापन है वो बरदोली में हुआ। यहाँ पर कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन आज गुजरात के बरदोली में किसान सम्मेलन का आयोजन, तो 29 मई से 12 जून के बीच में ये आयोजित किया गया।
ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पंच कर सकता है या आ सकता है। इस प्रकार आपको समझ पड़ा कि करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं, इनको जो अगर कहा आ जाए, आपको पढ़ते समय इस बात का ध्यान बहुत रखना है कि हम टॉपिक्स को कितने नजरिए से पढ़ रहे हैं। एक, कि हम बार बार अपने आसपास की चीजों से जो अगर कहा आ जाए कि रिवाइज कर रहे हैं, उससे जो अगर कहा आ जाए हमारा क्वेश्चन तैयार हो रहा है। एक, उसको हम कोशिश कर रहे हैं अगर कहा आ जाए कि किसी एक से जो है मतलब मतलब क्वेश्चन से किसी दूसरे क्वेश्चन को जो है वो लिंक कर रहे हैं। ये जो अगर कहा आ जाए यहाँ पर आपको याद रखना। तो बहुत धन्यवाद आप सबका। और अगर आप में से कोई प्रिंसिपल क्लास 1 की तैयारी कर रहा है, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, या एमपीपीएससी प्री 2026 को फोकस कर रहा है, तो वो हमारे कोर्स से जुड़ सकता है। आप ऐप, हम तो कहते हैं कि आप कोर्स मत परचेस करो, आप ऐप डाउनलोड करो। और डाउनलोड करने के बाद उसमें कुछ कंटेंट फ्री है, उसको आप देखो तो आपको समझ पड़ेगा कि एक्चुअल नेचर क्या है एग्जाम का, किस नेचर से चीज़ें जो है वो पढ़ाई जा रही हैं। जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर का अभी मेरा एक कोर्स चल रहा है, तो उसमें एक टॉपिक में बच्चों को आज मैं पढ़ा रहा था, मीट कंपोजिशन। मैंने कई चीज़ें ऐसी बताई, आप देखिएगा। आप में से कोई अगर एफएसओ की तैयारी कर रहा है, आप चले जाइएगा एफएसओ में, पार्ट बी के अंदर यूनिट 8 में मतलब मीट कंपोजिशन जो अगर कहा जाए, उसमें एक वीडियो हमने ओपन कर रखा है। आप देखोगे तो आपको समझ पड़ेगा यार, कितना ग्रास रूट लेवल पे चीजें पढ़ेंगे तो हमारे चीजें आसपास पकड़ में आएंगी। ज्यादा हमको बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं, आसपास ही सब कुछ है, उसको समझने की कोशिश करें। तो ये देख सकते हैं। बाकी अगर आप में से कोई वो जो 5 यूनिट हैं एमपीपीएससी के, कुछ जो आजकल टेक्निकल एग्जाम, वनडे एग्जाम्स, उसके लिए ये कोर्स कंप्लीट है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है कोर्स। उसका कारण है कि क्यों अच्छा लगता है, तो आप कुछ मत करिए, आज मैं आपको एक बढ़िया अपनी तरफ से गिफ्ट कर रहा हूँ कि यूनिट नंबर 4 जाइएगा, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश वाला जो टॉपिक, उसमें सबसे नीचे जाइएगा। तो वहां पर अभी मैंने कल ही मध्य प्रदेश के उत्सव और मेले टॉपिक शुरू किया है पढ़ाना। उसमें एक वीडियो ओपन है मध्य प्रदेश के उत्सव मेले का, देखिएगा, आपको फील होगा कि उत्सव और मेले को किस नजरिए से पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब चीजें। चलिए, तो बहुत धन्यवाद आप सबको, और खूब उन्नति कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने वीडियो जरूर देखिए। करंट अफेयर्स मत समझिए इसको, ये आपका एक प्रकार से सब्जेक्ट भी तैयार करा रहा है। धन्यवाद।